मानस जायसवाल भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मानस, गुड आफ्टरनून। आपकी इंडेक्स पर स्ट्रेटेजी क्या है? कल एक्सपायरी से ठीक पहले को पोजीशंस लेना चाहेंगे या फिर अवॉइड करेंगे? गुड आफ्टरनून। देखिए, ये सही है कि मंडे के बाद से हम लगातार 8600 के ऊपर निफ्टी पे सेलिंग प्रेशर देख रहे हैं, बट फिर भी मैं समझता हूँ कि ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। जब तक निफ्टी 8475 के ऊपर लगातार ट्रेड कर रहा है, तब तक तो हर गिरावट पे खरीदारी करनी चाहिए। इसलिए जो मेरी स्ट्रैटेजी है वो इंट्राडे या 1 से 2 दिनों के लिए नहीं, थोड़ा सा लंबे समय के लिए, आप कह सकते हैं 4 से 5 दिनों के लिए है। मैं समझता हूँ कि इस गिरावट पे निफ्टी में खरीदारी करनी चाहिए। 8475 के स्टॉप लॉस रखें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले 3 से 4 दिनों में निफ्टी करीब 8750 के लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। इसलिए मेरी तो राय खरीदारी की ही रहेगी निफ्टी पे। इसमें अगर आप देखें स्ट्रेंथ वाले पॉइंट्स कौन कौन से हैं? जी एंटरटेनमेंट आज शानदार मूव, कल के अगर आप देखें स्ट्रॉन्ग नंबर्स के बाद दिन आईसीआईसीआई बैंक करीब 9 रुपये ऊपर। आई मीन टेक्निकल सेटअप अगर आप देखें आईसीआईसीआई बैंक का, इसलिए मैं स्ट्रॉन्ग कह सकता हूँ क्योंकि इसने आज 270 के लेवल को क्रॉस किया। 270 के लेवल को क्रॉस करके करीब 274 का हाई लगाया। आई मीन टेक्निकल सेटअप काफ़ी अच्छा खासा है। और पहले एक मैंडेट लेता हूँ इस पर कि क्या इस पर लॉन्ग जाना इस अर्निंग सीजन में प्रायर टू रिजल्ट्स अच्छा होगा या नहीं होगा। आशीष, वुड लाइक टू प्रेफर, आई मीन आईसीआईसीआई बैंक ऑन द लॉन्ग साइड, क्या ऑप्शन कैश या फ्यूचर के जरिए कैपिटलाइज करना चाहिए आईसीआईसीआई बैंक पे? बिल्कुल मैं बाय करना चाहूँगा और मेरा मानना ये है कि जो फ्रंट लाइन दूसरे बैंकिंग स्टॉक्स हैं, चाहे वो इंडसइंड हो, यस हो या कोटक बैंक जैसे स्टॉक हो या एचडीएफसी हो, ये काफ़ी प्राइस्ड हो चुके हैं। और अब जो ज़्यादा एक्शन शिफ्ट हो रहा है वो आईसीआईसीआई और एक्सिस की तरफ हो रहा है। तो यदि आपने देखा हो, एक्सिस नतीजों के बाद रिएक्शन दिया और उसके बाद अच्छा खासा उसमें बाउंस बैक भी आया। और ऐसा ही मेरा मानना है आईसीआईसीआई की भी अब एक री रेटिंग हो रही है, क्योंकि अब जो करंट प्राइजेस हैं उसमें जो भी उनके वर्स्ट एनपीए रिलेटेड फेयर्स थे वो प्राइस्ड इन होते जा रहे हैं। और यदि एफआईज जिनकी अच्छी बाइंग अभी भारतीय बाजारों में चल रही है और उन्हें यदि स्टॉक बाय करना है तो हमेशा से उनका बैंकिंग सेक्टर ही उनका एक फेवरेट सेक्टर रहा है। तो उसके चलते मेरा मानना है स्टॉक 300 रुपये का लेवल जल्दी देख सकता है। बिल्कुल 270 रुपये में आईसीआईसीआई बाय किया जा सकता है। एक बार स्टील स्ट्रिप व्हील्स को देख लेते हैं। अभी भी नंबर्स आए हैं, अच्छे नंबर्स आए हैं और 12 करोड़ से बढ़कर जो कंपनी का मुनाफा है वो 18.5 करोड़ रहा है, यानी 52% का उछाल देखा गया है। टोटल इनकम में भी 11% की इंप्रूवमेंट देखी है। एबिटा 33% इंप्रूव हुआ है। 32 करोड़ से बढ़कर जो कंपनी का एबिटा है वो 43 करोड़ पर रहा है। तो अच्छे नंबर्स आए हैं। एबिटा मार्जिन जो है वो 11% से बढ़कर 13.5% पर रहे हैं और इनफैक्ट स्टॉक पर रिएक्शन साफ है। 7.5% के उछाल के साथ डे हाई पर ये शेयर ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट नतीजों से उम्मीद जो सेगमेंट जाता है जी बिजनेस पर, उसमें स्टॉक बताया भी गया था कि अच्छे अर्निंग्स आ सकते हैं, आप खरीद सकते हो। और देखिए रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पर हैं। चलिए स्टील स्ट्रिप व्हील्स के अलावा एक बार एविएशन शेयरों का हाल भी देख लेते हैं। अभी क्या रुझान देखा जा रहा है और ज्यादातर एविएशन स्टॉक्स अच्छा मूव दे रहे हैं। 1% ऊपर इंडिगो, जेट एयरवेज 2.5% ऊपर और स्पाइस जेट में आप देखिए 6% का उछाल और 65 के स्तर पर ये शेयर ट्रेड कर रहा है। और हमने देखा भी है बीते कुछ दिनों में जो अब वापस क्रूड प्राइसेस हैं वो हायर लेवल से नीचे आए हैं। $45 के नीचे ब्रेंट क्रूड फिसला है, जिसने थोड़ा सा कंफर्ट दिया है इन स्टॉक्स को। आपकी राय क्या है मानस? स्पाइस जेट पर खास तौर से आज के 6% के उछाल के बाद आपकी रणनीति क्या रहेगी? मुनाफा वसूली की सलाह देंगे या फिर अभी पोजीशंस ट्रेडर्स होल्ड रखें? देखिए, मैं स्पाइस जेट तो नहीं ट्रैक करता हूं, बट जेट एयरवेज पे ज़रूर राय देना चाहूँगा, क्योंकि एक बेस बनाने की कोशिश की थी 550 और 525 की रेंज में पिछले दिनों स्टॉक ने। अगर आप डेली चार्ट देखिए तो ऐसा लगता है कि आज के मूव में स्टॉक ने इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का नेकलाइन ब्रेक किया है और वो भी वॉल्यूम के साथ किया है। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ से एक शार्प अपमूव देखने को मिलेगा जेट एयरवेज में। स्टॉक 630 635 के लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। तो मेरी राय में तो यहाँ पर बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए और अपने स्टॉप लॉसेस 570 रुपये के नीचे लगाने चाहिए। और कुछ स्टॉक्स अगर आप देखें जिनमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव है, लेट्स टेक मालू पेपर्स, छोटे स्टॉक्स की कैटेगरी में आप देखिए इस वक्त। मैं कुछ जरा आज जो जिसे कहते हैं ना प्राइस शॉकर्स, अरे एकदम से क्या हुआ, ये स्टॉक चल गया। हालांकि पेपर स्टॉक्स में ऐसा नहीं है, पिछले 5 दिन से काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है। मालू पेपर्स में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव है। उसके बाद देखिए आप एक इंडियन ह्यूम पाइप, ये करीब 30 रुपये ऊपर, यानी करीब 7.25% ऊपर है। एसआर शिपिंग को देखिए 2675 पे, करीब 3,51,000 शेयरों के कारोबार के बीच में। एसआर शिपिंग 2675 पे ट्रेड कर रहा है। अगर आप देखिए इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव है और आप देखिए कुछ शानदार स्ट्रक्चर्स जहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव है, उसमें आप एक मुथूट फाइनेंस को देखिए, ये करीब
302 के स्तर पे, यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव है। ब्रोकिंग हाउस स्पेस में अगर आप देखें एडलवाइज फाइनेंशियल सर्विसेज, ये अपने ट्रेडिंग करियर के जेम ऑलमोस्ट 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 आप देखिए 7 साल के हाइस को टच कर रहा है। ये ब्रोकिंग हाउसेस और इसी NBFC स्पेस पर आप मैं इसी पर्टिकुलर चंक को छूँ, जेम फाइनेंशियल, एडलवाइज, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज, मानस इसमें से सबसे बेहतरीन ट्रेड कौन सा लग रहा है आपको? और स्पेशली शॉर्ट टर्म नहीं, मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से बताइएगा जरा। देखिए, अगर निवेश करना हो तो मोतीलाल ओसवाल एक बढ़िया चार्ट दिखता है लॉन्ग टर्म। अगर आप चार्ट देखते हैं तो कभी भी कोई भी करेक्शन आए 424 के आसपास तो वहाँ खरीदारी करनी चाहिए। 375 के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाएं। आप उम्मीद कर सकते हैं कि 525 से 550 तक के लेवल्स आने वाले 6 से 8 महीने में देखने को मिलेंगे। बट अगर मैं ट्रेडर हूँ तो मैं प्रेफर करूंगा एडलवाइज, क्योंकि यहाँ पर एक अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, पिछले 4-5 दिनों में एक शार्प अप मूव, और कल हमें जरूर गिरावट देखने को मिली थी, बट आज फिर देखिए तो ऐसा लगता है कि स्टॉक तैयार है 98-99 के लेवल्स को टेस्ट करने के लिए। तो ट्रेडर के तौर पे मेरी पसंद एडलवाइज रहेगी, जिसमें स्टॉप लॉसेस 90 रुपए के नीचे रहेंगे। ओके, इस बीच इसी प्रोग्राम में हमने कल एक स्टॉक के बारे में बात की थी, आपको याद होगा, L&T फाइनेंस। और इसी प्रोग्राम में जब हमारे मेहमान थे उन्होंने कहा था कि भाई 82 को कंसिडर करिएगा। 82 के ऊपर की क्लोजिंग और 82 के ऊपर ट्रेड करना, आई थिंक इस स्टॉक के लिए एक क्रिटिकली एक बहुत बड़ा, अगर आप देखें, इंटरेस्टिंग फेज होगा। L&T फाइनेंस पे आइए। अब पहले एक फंडामेंटल मैंडेट ले लेता हूँ। आशीष, आई मीन ये टेक्निकली तो बहुत साउंड है इस वक्त, डे हाई पर 5.5%। इस बीच आई थिंक वी आर गेटिंग HDFC के नंबर्स। यहाँ पर HDFC के नंबर हैं 1870, अगर आप देखें 1870 करोड़ रुपए। आई थिंक दीपाली हमारी एक्सपेक्टेशन क्या थी? 1870 करोड़ के आसपास नंबर आए हैं। प्रोजेक्शंस 1870 अगर आप देखें प्रोजेक्शंस बताएंगे, लेकिन 1870 करोड़ रुपए टिक बाई टिक चार्ज दिखाइए एग्जैक्टली। अगर आप देखें मुनाफा करीब 1360 करोड़ से बढ़कर लगभग 1800, आई थिंक करीब 500 करोड़ रुपए का जंप है। अगर आप देखें, अगर आप YoY बेसिस पे देखें, दैट मीन्स स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशंस के अगर आप देखें थोड़ा हायर एंड पर ही है मेरे ख्याल से दीपाली ये आंकड़ा। जी हाँ, करीब 1821 करोड़ की एक्सपेक्टेशन थी। दैट मीन्स 1820 करोड़ के आसपास की 21 करोड़ की एक्सपेक्टेशन थी, और उससे भी अगर आप देखें बढ़ के आंकड़ा है। दैट मीन्स HDFC ने, चलिए थैंक गॉड कुछ तो अच्छा है। कल डॉक्टर रेड्डीज की बात अगर आप देखें तो 1850 करोड़ रुपए का मुनाफे का अनुमान था। ये जो एक्सपेक्टेशंस थी ना, याद रखिए, वो 20, 21 और 50 तक की थी, लेकिन ये फिगर 1870 के आई थिंक स्ट्रीट के एक्सपेक्टेशन के हायर एज को भी अगर आप देखें डोमिनेट करती हैं। तो अच्छे नंबर्स हैं। HDFC थम्स अप अगर आप देखें 13 रुपए। सुमित बगड़िया भी हमारे साथ है, एक टेक्निकल चेक ले लेते हैं उनसे HDFC पर। थोड़ी देर में नंबर्स और मैच्योर होंगे, उससे बात करेंगे। सुमित, गुड आफ्टरनून कार्यक्रम में स्वागत है। सुमित, पहले टेक्निकल सेटअप HDFC का स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर, और आई थिंक जो इस क्वार्टर का बॉटम लाइन है वो स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशन के बिल्कुल मुताबिक है। पहला रिएक्शन आपका इस पर? हाय, गुड आफ्टरनून। यस, एब्सोल्युटली स्टॉक स्ट्रांग है और हमारा इसमें ऑलरेडी बाय कॉल चल रहा है। 1400 का हमने इसमें ऑलरेडी टारगेट दिया हुआ है, और उसके बाद हमारे नेक्स्ट टारगेट है 1450 के। आई थिंक इमीडिएटली हमको ये स्टॉक स्ट्रांग लग रहा है। जो भी एक्जिस्टिंग पोजीशंस लोगों ने लेके रखी हुई है वो बिल्कुल होल्ड करनी चाहिए, और अगर फ्रेश पोजीशन बनानी है तो 1380 से 1370 के बीच बना सकते हैं। ये नीचे में इमीडिएटली 1350 मुझे लगता नहीं है ब्रेक करेगा, और ऊपर में जैसे ही हम दोबारा 1400 का लेवल ब्रेक करेगा तो फिर 1440 1450 के लेवल्स दिखा सकता है। इस बीच एक बड़ा आंकड़ा है, और वो है इसकी प्रोविजनिंग। अगर आप क्यूबन प्रोविजनिंग्स को देखें तो करीब 545 करोड़ से घटकर 340 करोड़ रुपए। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पे इस फिगर का एडवांटेज क्या है। देखिए, ये फिगर पहली बात तो है अच्छी है, 200 करोड़ रुपए कम हुई है, और दूसरी बात यह है कि हम NBFCs को एडवांटेज देते हैं ओवर बैंक्स बिकॉज ऑफ दिस रीजन कि यहाँ पर एसेट्स क्वालिटी की टेंशन इतने नहीं है, और थैंक गॉड अगर आप देखें नंबर इस जोन में है। आई थिंक आशीष, जो चाहिए था वो मिल रहा है। लेट्स फॉरगेट क्या इंट्रोडे में क्या हो रहा है, 5 रुपए, 13 रुपए, 25 रुपए, इसको भूल जाइए। आप HDFC जैसे स्टॉक को कभी ट्रेड नहीं करते, ये इट्स इन्वेस्टमेंट कॉल। ये नंबर्स कैसे लग रहे हैं आपको आशीष? काफ़ी एनकरेजिंग है। यदि आप ईयर ओवर ईयर देखें तो करीब 36-37% का इजाफा देखने को मिल रहा है, जबकि जो बाजार में कंसेंसस था वीरेन वो 1820-25 के करोड़ के आसपास का प्रॉफिटेबिलिटी का था, और 1875 का नंबर काफ़ी एनकरेजिंग है। इसके अलावा थोड़ा सा मुझे ग्रॉस NPA का फिगर देखना पड़ेगा, क्योंकि 0.8 का एस्टिमेट्स किया जा रहा था कि 0.8 तक यदि ग्रॉस NPA रहेंगे तो काफ़ी स्टॉक के लिए पॉजिटिव रहेगा, और इनफैक्ट काफ़ी समय से इस स्टॉक के लिए एक पॉजिटिव माहौल बना हुआ है। स्टॉक ऑलरेडी अपने 52 हफ्तों के उच्चतम स्तर
के पास में ही ट्रेड कर रहा है, तो और इस नंबर्स के आने के बाद मुझे लगता है जो एक 1400 का एक साइकोलॉजिकल बैरियर वो टूट जाएगा अभी जी। इनफैक्ट और जो डिटेल्स आ रही हैं उसके मुताबिक जो कंपनी के इन्वेस्टमेंट्स पर जो प्रॉफिट हुआ है वो बढ़ा है, 23 करोड़ से बढ़कर 921 करोड़ रहा है। टैक्स एक्सपेंस भी हालांकि यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखा है, 591 करोड़ से बढ़कर जो HDFC का टैक्स एक्सपेंस है वो 829 करोड़ के आसपास रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि कंपनी की जो इंश्योरेंस आर्म है या फिर कहें जो इंश्योरेंस वर्टिकल है उसकी परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट दिखा है, क्योंकि हमने देखा है अब तक जिन भी फाइनेंशियल कंपनीज के नंबर्स आए हैं उनकी जो इंश्योरेंस आर्म्स है उनकी परफॉर्मेंस बहुत एनकरेजिंग नहीं रही है, लेकिन HDFC के जो इंश्योरेंस वर्टिकल है उसमें ग्रोथ दिखी है। जो लाइफ इंश्योरेंस कारोबार है उसके रेवेन्यूज बढ़े हैं और 3222 करोड़ से बढ़कर 3800 करोड़ या फिर कहें 3900 करोड़ के आसपास ये आंकड़ा आता हुआ दिखा। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है HDFC लिमिटेड के पर्सपेक्टिव से। हालांकि शेयर अभी करीब 1% ऊपर ट्रेड कर रहा है 1378 के लेवल्स पर और एक कंसिस्टेंट एक स्लो एंड स्टडी परफॉर्मर रहा भी है। इस बीच एक खबर और कि 5 इकाइयों का खुद में विलय करने को भी मंजूरी मिली है। ये 5 यूनिट्स कौन कौन सी ये देखना होगा, लेकिन डेफिनेटली जो नंबर्स आए हैं वो एक्सपेक्टेशन से बेटर रहे हैं। प्रोविजनिंग का आंकड़ा एक बार फिर से आपको बता देते हैं। जो प्रोविजनिंग है वो यहाँ पर जो है वो घटी है HDFC की, और इस बीच जो 991 करोड़ का गेन हुआ है वो जो HDFC अर्गो जनरल इंश्योरेंस में जो स्टेक सेल किया था उसके ऊपर का ये बेनिफिट था। लेकिन आशीष अब सवाल ये है, क्योंकि आप कुछ ऐड करना चाहते हैं विनय? इनकी लोन बुक को देखिए दीपाली आप, लोन बुक है दैट इज आई थिंक 2.3 ट्रिलियन से 2.66 ट्रिलियन वर्सेस ईयर। दैट मीन्स अगर आप देखें इनकी लोन बुक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए का एक साल में 12 महीने के अंतराल में जंप है। इट्स गुड वन। बिल्कुल बिल्कुल। ज्यादातर एक्सपर्ट्स मान भी रहे थे कि अगर 10-15% से ऊपर की ग्रोथ दिखती है लोन बुक में तो डेफिनेटली वो एक बड़ा थम्स अप होगा HDFC लिमिटेड को। आशीष, अभी लोन ग्रोथ का जो आंकड़ा आया है या फिर जो बाकी के फिगर्स रहे हैं उनको देखते हुए अब आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी, क्योंकि ये स्टॉक एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा भी है। 1380-1390 के लेवल पर आप बाय करेंगे इसे या फिर ऑन डिप्स आप एक्यूमुलेट करने की सलाह देंगे? देखिए, जैसा मैं कह रहा था कि जी 1400 का इस बार लेवल थोड़ा कंफर्टेबली यदि स्टॉक ये ब्रीच कर देता है तो बिल्कुल इस स्टॉक में और नए हाई देखने को मिलेंगे। ऑलरेडी स्टॉक अपने 52 वीक हाई से 10-12 रुपए ही दूर ट्रेड कर रहा है और जो नतीजे आए इसके बाद अब इस स्टॉक की और री रेटिंग होगी, क्योंकि जो लोन ग्रोथ में हमारा जो एस्टिमेट था 15% के आसपास का ग्रोथ वो कंपनी ने दिया, जो प्रोविजनिंग है वो कम हुआ, नेट प्रॉफिट में करीब 50-55 करोड़ रुपए ज़्यादा एस्टिमेट से आया है। तो सारे पॉजिटिव डेवलपमेंट हैं कंपनी के नतीजों को लेकर, स्टॉक बिल्कुल री रेट होगा।